लेकिन यदि कोई दस्तावेज जो पार्टीशन डीड भी है, पार्टीशन डीड भी है, वो भी साक्ष्य में ग्राह्य हो सकता है फॉर कोलेटरल पर्पस सब्जेक्ट टू रिकवरी ऑफ ड्यूटी एंड पेनल्टी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने केस में डिसाइड किया है और उसी को फॉलो करके हमने जो ऑर्डर किया है। तो आप जाना चाहते हैं ट्रायल कोर्ट में, तो आप जाइए, इस ऑर्डर की लाइट में रिव्यू पिटीशन लगा दीजिएगा। तो आपको चूंकि कोर्ट ने इम्पाउंड कर ही लिया, इम्पाउंड करके कोर्ट से बोलना ड्यूटी पेनल्टी और हम ले आते हैं, जाके भेज दो वहां पे। पिटिशनर्स ने रिस्पॉन्डेंट्स के विरुद्ध में सूट फाइल किया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ परमानेंट। पिटिशनर्स ने रिस्पॉन्डेंट्स के विरुद्ध सूट फॉर डिक्लेरेशन परमानेंट जंक्शन बिफोर द ट्रायल कोर्ट। सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन, my lord, before the trial court. The respondents have filed their written statement. बातें मत करिए मिस्टर, कोई भी बात मत करिए, प्लीज गो आउटसाइड, इसको बात करना है। Respondents have filed their jointly written statement or denied the averments of the plaint. But my lord, ये जो petitioner है और respondent है, ये जगदीश प्रसाद। अरे आप यहाँ किस लिए आए पहले वो बताइए। ये एक इम्प्यून ऑर्डर हुआ है, वो बताइए ना, व्हाट इज द नेचर ऑफ इम्प्यून ऑर्डर, ये पूरी कहानी क्यों बता रहे हैं। P4 my lord, P4 P5 ठीक है, व्हाट इज द इम्प्यून ऑर्डर, व्हाट इज रिटन इन दैट, ये बोलिए। अब उसमें ये एविडेंस हो गई वादी की एविडेंस के बाद रिस्पोंडेंट ने ये आपत्ति उठाई कि ये जो डॉक्यूमेंट है एनेक्चर P3 इज पार्टीशन डेट और इट इज नॉट रजिस्टर्ड एंड। पहले आपकी एविडेंस ओवर हो गई, वादी की बाद एक गवाही हुई, वादी का एक गवाह हो गया, वादी खुद हो गया जी अनूप कुमार। एंड यू आर रिलाइंग अपॉन ए डॉक्यूमेंट व्हिच इज ए पार्टीशन डेट, जी। and when you prayed for exhibition, oral they raised objection. अब ओरल पार्टीशन हो गया, समझ लो सेटलमेंट, ओरल पार्टीशन हो गया था, ओरल सेटलमेंट हुआ परिवार के बीच में 1956 में। और उसी को 1974 में एक राइटिंग में लिखा है एज ए रेफरेंस ऑफ दी। कहाँ है वो? ये एनेक्चर P2 my lord, पेज 31। कोर्ट ने क्या कह दिया? कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ये एडमिसिबल नहीं है एविडेंस में, और इसमें क्यों नहीं है? क्यों रजिस्टर्ड नहीं है और स्टाम्प ड्यूटी नहीं है। हमारा ये कहना था कि हमारा तो ये पार्टीशन 1956 में हो गया, इसमें जरूरत नहीं है, तो रेफरेंस के लिए ये 21/11/74 को सिर्फ रेफरेंस के लिए किया कि अमुक अमुक व्यक्ति जो है डिफेंडेंट और प्लेंटिफ जो है मालिक का काबिज है, और petitioner or respondents they are in possession of the respective shares। नहीं तो ये जो है जी, इसमें कहाँ लिखा है कि पहले बंटवारा हुआ था और उसकी बंटवारे की 1956 में हुआ, रिटन स्टेटमेंट लिखा है उसने। आप क्या बोलते हैं, कुछ थोड़ा बहुत तो समझिए भाई, यू आर दी सीनियर काउंसिल। महिला 1956, आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? एक डिफेंडेंट ने, आप क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आता है? मैंने कहा कि इसमें कहाँ लिखा है, आप करो जवाब दावे में लिखा है। पहले यदि आप दस्तावेज के बारे में बात कर रहे हैं तो दस्तावेज में कहाँ लिखा है? दस्तावेज में कहीं नहीं लिखा, तो ये बात करिए, आप क्या बोलते हैं उल्टा पुल्टा। वंस यू आर arguing that this document is a memorandum of partition, तो ये चीज we can gather, we can infer this fact only from the document। जी, ये बहस करिए, आप करो जवाब दावे में लिखा है। डॉक्यूमेंट ऐसा कहीं भी नहीं लिखा मिला। तो इसका मतलब ये है कि इस दस्तावेज में ये नहीं लिखा कि ये पहले कभी बंटवारा सन 56 में हुआ था, इसमें नहीं लिखा। तो इसमें नहीं लिखा, तो इसलिए कोर्ट ने कह दिया कि ये बंटवारा नामा है, इसलिए ये रजिस्टर्ड होना जरूरी है, ऐसा कह दिया होगा। ये 24/11/74 का है, ये कह दिया कोर्ट ने। हाँ, इसमें ये नहीं लिखा कि ये पूर्व में कोई बंटवारा हुआ था उसकी याददाश्त का दस्तावेज है। हाँ जी, ऐसा नहीं लिखा ना, ऐसा नहीं तो लिखा। आप ये उल्टी बहस क्यों कर रहे हैं कि ऐसा लिखा है? नहीं, डिफेंडेंट ने अपने जवाब दावे में लिखे होने की कोई वैल्यू है? कम ऐसी बहस करिए जो अच्छा लगे। अब आप यू आर लर्नेड काउंसिल और आप ऐसी बात कर रहे हो, क्या आर्गुमेंट है आपका? इसमें हमारा मान लो कोर्ट ने इसको बंटवारा वो नामा बोल दिया, ये बंटवारा नामा ही तो दिख रहा है, नहीं ये बंटवारा नामा है, ये बंटवारा नामा नहीं है, ये तो एक पढ़ के बताइए ना, फिर जवानी क्यों बोल रहे हैं? 31 पे आपसी जरिए हिस्सा बांट श्री राम शंकर वाजपेयी
एवं श्री राजकुमार अनूप कुमार वाजपेयी के नाम तथा पुराना मकान नस्बी क्रम से बांटा गया। खाका दोनों मकानों का सम्मिलित है। रमा शंकर वाजपेयी का क्रमांक 1, नया मकान क्रमांक 2, श्री राजकुमार वाजपेयी, पूर्व वाला मकान, पश्चिम वाला मकान। सर, पूर्व वाले भाग के नावदान से निस्तार पश्चिम वाले का सम्मिलित रहेगा। दूसरा, सीढ़ी जो ऊपर आ जाने के लिए है वह क्रमांक 1 और क्रमांक 2 को निस्तार सम्मिलित रहेगा। तीसरा, सीढ़ी के बगल वाला कमरा जो ऊपर है वह अज्जी अम्मा के रहने के लिए है। उनके मरणोपरांत वह कमरा श्री रमा शंकर वाजपेयी के पूर्ण अधिकार में रहेगा। 4, क्रमांक 1 वाला जुलाई 1975 तक अपने हिस्से में खिड़की खोलकर कुएं का निस्तार दक्षिण से करेगा तथा घूर कुएं के पास से साफ कर देगा और दोबारा घूर से कुआं कम से कम 30 फुट दूर डालेगा। 5, बरामदा, बरोठ और आंगन दोनों हिस्सेदारों के आधे आधे रहेंगे, परंतु दीवार या किसी प्रकार का पार्टीशन किसी हिस्से को करने का हक नहीं होगा। इस तरह दोनों हिस्सेदार सम्मिलित निस्तार करते रहेंगे। 6, कुएं पर अधिकार पश्चिम वाले का रहेगा, परंतु पानी का निस्तार पूर्व का नहीं बंद किया जाएगा। पुराने मकान का बंटवारा मुताबिक नक्शा दोनों हिस्सेदारों ने कर लिया है। शर्त, पुराने मकान में अभी कब्जा देना दोनों हिस्सेदार जानवर बांधे तथा भूसा रखने के लिए किए रहेंगे। 1 जुलाई 1976 तक अपने अपने हिस्से में काबिज नक्शा के मुताबिक हो जाएंगे। गवाहों की हत्या दोनों के दस्तखत है मालाड। भैया तो ये दस्तावेज तो पूरा के पूरा बंटवारे का ही दिख रहा है ना, ये तो दस्तावेज बंटवारे का ही है ना, इसी से बंटवारा हुआ है ना। हमारा इसमें लिखा नहीं है कि पूर्व में किया गया था, ऐसा नहीं लिखा, तो लेकिन इसका मतलब यही हुआ ना कि इसी से बंटवारा किया है। लेकिन 1974 में किया मालाड, 24/11/1974, और 1975 में वो अमेंडमेंट आया एक्ट में कि पार्टीशन में जरूरी है यदि रेफरेंस है। बाद वाला जो अमेंडमेंट आया वो तो उसमें तो ये कह दिया है कि वो कोई भी दस्तावेज हो सारे के सारे रजिस्टर्ड जरूरी हैं, लेकिन पहले वाला दस्तावेज यदि मेमोरेंडम है तो वो जो है साक्ष्य में ग्राह्य है, लेकिन ये मेमोरेंडम कहाँ दिख रहा है? ये माननीय न्यायालय ने डीबी का ये डिसीजन है, ये इसी के बारे में मेमोरेंडम के संबंध में। मेमोरेंडम है नहीं ना ये हमारे कहने, ये फैमिली स्टेटमेंट कहना तो होगा कुछ भी, लेकिन जो मेमोरेंडम पहले हो चुका था। मेमोरेंडम का मतलब ये है कि मेमोरी, पहले कोई जो है कोई चीज हुई उसकी मेमोरी में लिखा गया, वो जो पहले हुआ उसकी याद में जो है इसको लिखा गया। पार्टी को नहीं था उनका यदीप का था, वो उनके खिलाफ डिसाइड किया था 10 दिन के अंदर। ऐसा एक जजमेंट है उस स्लाइड में जो है, आप यदि इस पर ड्यूटी पेनल्टी वगैरह सब लगाएं तो ये साक्ष्य में ग्राह्य हो सकता है, तो स्लाइड में नोटिस जारी करेंगे। एग्जीक्यूट हो चुका है वो डॉक्यूमेंट, ये एग्जीक्यूट हो चुका है। इस पे एग्जीक्यूट डल गया, हो गया। फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, बाद में उन्होंने आपत्ति लिए, एविडेंस प्लेटिव नंबर हो गया, एविडेंस हो गई, एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद जब दूसरा साक्ष्य प्रारंभ हुआ तब उन्हें आपत्ति कोर्ट ने उसको बाद में हटा दिया है। ने हटाया नहीं है मतलब, कोर्ट ने क्या किया है? कोर्ट ने ये कहा कि ये ग्राह्य नहीं है, एग्जीक्यूट 2 है, एक साक्ष्य में ग्राह्य नहीं। क्यों नहीं है? एग्जीक्यूट P20 ग्राह्य नहीं है, ये कहते हुए कि ये पेज नंबर है P4 है मालर। पेज नंबर 58, लेक्चर P4 58 पेज नंबर पढ़िए क्या लिखा है। अतः उपरोक्त माननीय न्यायाधीश में पारिवारिक समझौते के रजिस्ट्रेशन के संबंध में विधि प्रतिस्थापित की है, जबकि वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज दिनांक 24/11/1974 बंटवारे का दस्तावेज है। ऐसी दशा में उक्त माननीय न्यायाधीश के तथ्य एवं परिस्थितियां
हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने से वादीगण को खुद माननीय न्यायाधीशान से कोई लाभ नहीं होता है। अतः उक्त संपूर्ण परिस्थितियों में न्यायालय का यह निष्कर्ष है विभाजन दस्तावेज दिनांक 24/11/1974 को स्थापित और न ही पंजीकृत है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अब यदि मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 1915-16 के आवेदन पर अवलोकन किया जाए तो उक्त आवेदन पर कोई भी दिनांक अंकित नहीं है, ना ही वह दर्शित होता है। आवेदन नायब तहसीलदार सर्किल गोविंदगढ़ को दिए गए आवेदन की काउंटर प्रति अथवा पावती अथवा द्वितीय प्रति है और न ही प्रमाणित प्रति है। ऐसी स्थिति में उक्त आवेदन भी साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अतः आपत्ति तदनुसार निरस्त की जाती है। दस्तावेज दिनांक 24/11/74 पारिबद्ध किया जाता है, इम्पाउंड कर दिया। इसी प्रकरण में वादी की ओर ये क्या पढ़ रहे हैं? पेज नंबर 58 58 माला। इसमें ये तो इसमें 58 है ही नहीं, केवल 57 तक है। काय का 58 पढ़ रहे हैं? 58 उसी का ऑर्डर इम्प्रूव ऑर्डर है माला। कैसे 58 डाला है आपने? एनेक्चर P4 नहीं, कौन सा पेज में? तो इसमें कहीं कुछ ना। पेज नंबर 58 P4। इसमें टोटल पेज ही 57 है भाई। बताना, अपना फाइल देना, कौन सा 58 है आपका? वही पिटिशनर है। नहीं, ये ड्यूटी पेनल्टी वाला कौन सा पैरा पढ़ रहे थे आप? दोबारा पढ़ना। क्या पढ़ा? दोबारा पढ़िए। पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा आपने? पेज 54 मैडम। दिनांक 19 फिर 54 पे कहाँ से पढ़ रहे हैं? 54 चौथी 5वीं लाइन। दिनांक 19/11/24 को वादी साक्ष्य के प्रक्रम पर प्रतिवादी गण ने वादी शशांक वाजपेयी। नहीं, 54 पहले आप 58 पढ़ रहे थे, अब आप 54 पढ़ने लगे। इसमें वो आपत्ति के बारे में लिखा है। नहीं, तो इस दस्तावेज पर ड्यूटी पेनल्टी ली जा चुकी है। इम्पाउंड कहा इम्पाउंड किया जाता पे है। कौन सा वाला? ये लाइए, वापस दे दीजिए। 58 में। आप 58 बोलने लगे आप। 58 में इम्पाउंड किया। क्या बोले? इम्पाउंड किया। दोबारा फिर वही पढ़िए 58, फिर वापस दे दीजिए। कभी 54 बोलते हो, कभी 58 पढ़ो पे। 54 में शुरू से पढ़ रहा था मैंने। 58 में वो इम्पाउंड वाली बात कहाँ लिखी है? ये लिखी है इसी प्रकरण पर। अतः आपत्ति तदनुसार निराकृत की जाती है। दस्तावेज दिनांक 24/11/74 परिबद्ध इम्पाउंड किया जाता है। आगे पढ़ो। इसी प्रकरण पर वादीगण की ओर से एक आवेदन इस शासन का पेश किया गया। वादीगण दावा दस्तावेज दिनांक 24/11/1974 पर ही आधारित है, जिसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई करनी है। अतः आवेदन पर स्वीकार कर साक्ष्य हेतु समय दिए जाने का निवेदन किया। आवेदन की प्रतिवादीगण अधिवक्ता को प्रदान की गई। प्रतिवादीगण अधिवक्ता तो आपने ये कोर्ट ने जो इम्पाउंड कर दिया, तो इसके बाद क्या आप वहां पर इस दस्तावेज को नहीं किया मैंने? तो आप जाना चाहते हैं?
इसलिए तो मान नहीं तो इस पे ये तो दस्तावेज सीधे सीधे पार्टीशन डीड है। यदि आप नहीं नहीं होगी भाई, आप जो है इस पर ड्यूटी पेनल्टी देना चाहते हैं? मतलब इसलिए नहीं देना चाहते कि हमारा ये तो पहले सेटलमेंट हो चुका था बहुत नहीं पहले। नहीं, वो तो नहीं होगा। ये दस्तावेज तो पार्टीशन डीड दिख रहा है। यदि कोर्ट ने इम्पाउंड भी कर लिया है, एक्चुअली एक एक रिसेंट एक केस में हमने ये जो है ऑर्डर किया है मान कि ऐसा दस्तावेज जो कि पार्टीशन डीड है, भले ही वो अनरजिस्टर्ड है, बट सब्जेक्ट टू रिकवरी ऑफ ड्यूटी एंड पेनल्टी, इट कैन बी कंसीडर्ड इन एविडेंस फॉर कोलेटरल पर्पस। वो एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की लाइट में किया। यदि आप ऐसा जाना चाहते हैं तो इस लाइट में आप रिव्यू लगा दीजिए। वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है एक 18 का, और उसके पहले का मान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये भाई देखिए, मेमोरेंडम ऑफ पार्टीशन है, वो तो साक्ष्य में ग्राह्य है, उसमें तो कोई विवाद है ही नहीं। मान लेकिन यदि कोई दस्तावेज जो पार्टीशन डीड भी है, मान पार्टीशन डीड भी है, वो भी साक्ष्य में ग्राह्य हो सकता है फॉर कोलेटरल पर्पस सब्जेक्ट टू रिकवरी ऑफ ड्यूटी एंड पेनल्टी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने केस में डिसाइड किया है, और उसी को फॉलो करके हमने जो ऑर्डर किया है। तो आप जाना चाहते हैं ट्रायल कोर्ट में, तो आप जाइए, इस ऑर्डर की लाइट में रिव्यू पिटीशन लगा दीजिएगा। लिबर्टी दे तो आपको चूंकि कोर्ट ने इम्पाउंड कर ही लिया, इम्पाउंड करके कोर्ट से बोलना ड्यूटी पेनल्टी और हम ले आते हैं, जाके भेज दो वहां पे, लिबर्टी दे देंगे। वापस दे दीजिए। ठीक है, आफ्टर आर्ग्यूइंग फॉर सम टाइम लर्नेड काउंसिल फॉर द petitioner prays for petitioner prays for withdrawal of this miscellaneous petition with the liberty to file review application before trial court in the light of decision of this court in the case of so and so, MP number 27/22 decided on 24/1/25 at within bracket at Jabalpur. The prayer being reasonable is accepted, and this miscellaneous petition is permitted to be withdrawn and thereby disposed of with the aforesaid liberty if ये कब का ऑर्डर है आपका? 25 अभी का ही है ना? 10/1/2025 कितने दिन में लगा देंगे रिव्यू प्ले एप्लीकेशन? अभी नेक्स्ट डेट पे लगा दीजिए, 20 तारीख को। 20 तारीख। if the if such an application is filed on the next date, that is on 20/2025, the same shall be decided on its own merits and shall not be dismissed on the ground of limitation.